अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम EDUA 501 का लेसन नंबर 1 स्टार्ट करने लगे हैं मिड टर्म प्रिपरेशन के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक नंबर 1 के साथ, जो कि है इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एजुकेशन। ये तीनों कॉन्सेप्ट्स आपस में बहुत गहरा ताल्लुक रखते हैं, इसलिए इनको समझना हर टीचर और स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं सोसाइटी की। सोसाइटी से मुराद होती है लोगों का एक ऐसा बड़ा ग्रुप जो आपस में मिलजुल कर रहता है और जिनके दरमियान मुस्तकिल रिलेशंस या ताल्लुकात होते हैं। इसका मतलब ये है कि सोसाइटी में रहने वाले लोग एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच इंटरेक्शन होता है और वो एक ही इलाके या टेरिटरी में रहते हैं। अक्सर सोसाइटी में रहने वाले लोग एक ही हुकूमत, एक ही कानून और अक्सर एक जैसी कल्चरल वैल्यूज और एक्सपेक्टेशंस को फॉलो करते हैं। अगर हम सिंपल एग्जांपल लें तो पाकिस्तान एक सोसाइटी की एग्जांपल है जहां मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में रहने वाले लोग एक ही मुल्क के कवानीन और निज़ाम को फॉलो करते हैं। इसी तरह स्कूल्स भी एक छोटी सोसाइटी की तरह होता है जहां स्टूडेंट्स, टीचर्स और स्टाफ एक दूसरे के साथ मिलकर रूल्स और डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी असल में लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जिनके दरमियान कुछ मुश्तरका चीज़ें होती हैं, जैसे उनके नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यूज़, रिवायात वगैरह या फिर आइडेंटिटी। कम्युनिटी अक्सर किसी स्पेसिफिक जगह से रिलेटेड होती है, जैसे कोई गांव हो या टाउन, सिटी या नेबरहुड। ठीक है, यानी कम्युनिटी छोटी होती है और ज़्यादा स्पेसिफिक एरिया से रिलेटेड होती है। सही है। जैसे अगर हम एक मोहल्ले की बात करें जहाँ सब लोग एक दूसरे को जानते हैं, एक एक ही मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, तो ये एक कम्युनिटी की एग्जाम्पल है। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से वर्चुअल कम्युनिटीज भी बन गई हैं जहां लोग फिजिकली एक जगह पर ना होते हुए भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके तीसरे और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताब पढ़ना नहीं होता है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस है जिसमें इंसान नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज, मोरल्स, बिलीव्स और अच्छी आदतें हासिल करता है। एजुकेशन इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करती है और उसको सोसाइटी में बेहतर तरीके से जीने के लिए तैयार करती है। एजुकेशन हासिल करने के मुख्तलिफ तरीके होते हैं, जैसे टीचिंग, ट्रेनिंग, स्टोरी टेलिंग, डिस्कशन और रिसर्च। यानी सिर्फ टीचर का लेक्चर देना ही एजुकेशन नहीं होता, बल्कि कहानी सुनाना, सवाल जवाब करना और प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करना भी एजुकेशन का पार्ट है। इसीलिए आजकल मॉडर्न एजुकेशन में स्टूडेंट्स को सिर्फ सुनाया नहीं जाता, बल्कि उन्हें एक्टिवली इन्वॉल्व भी किया जाता है। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ ये है कि एजुकेशन जो है वो हर इंसान का बुनियादी हक है, उसका बेसिक राइट माना जाता है। ठीक है, दुनिया के बहुत से मुल्कों में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये तस्लीम किया है कि हर बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन सिर्फ एक ज़रूरत ही नहीं बल्कि एक राइट भी है जो हर इंसान को मिलना चाहिए। अगर हम इन तीनों कॉन्सेप्ट को एक साथ देखें तो हमें ये समझ आता है कि सोसाइटी, कम्युनिटी और एजुकेशन आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन रखते हैं। सोसाइटी और कम्युनिटी एजुकेशन को शेप देती है और एजुकेशन जो है वो सोसाइटी को बेहतर बनाने में मदद करती है। इसीलिए एक टीचर के लिए ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये तीनों किस तरह एक दूसरे पर असर डालते हैं। टॉपिक 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है रिलेशनशिप बिटवीन एजुकेशन एंड सोसाइटी। इसमें हम एजुकेशन और सोसाइटी का आपस में जो ताल्लुक है उसके बारे में जानेंगे और ये दोनों एक दूसरे को किस तरह इफ़ेक्ट करते हैं ये जानेंगे। ये टॉपिक ना बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक टीचर के लिए ये समझना ज़रूरी होता है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं होती है, बल्कि पूरी सोसाइटी से जुड़ी होती है। सबसे पहले ये समझना यहाँ ज़रूरी है कि एजुकेशन और सोसाइटी दोनों इंटर रिलेटेड और इंटरडिपेंडेंट होती हैं। इंटर रिलेटेड का मतलब है कि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और इंटरडिपेंडेंट का मतलब है कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। यानी एजुकेशन और सोसाइटी एक दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। अगर एजुकेशन ना हो तो हम एक आइडियल सोसाइटी कैसे बना सकते हैं, और अगर सोसाइटी ना हो तो हम एजुकेशन सिस्टम को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं।
इससे हमें ये पता चलता है कि एजुकेशन और सोसाइटी दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ठीक है। अब अगर हम एजुकेशन के रोल की बात करें तो एजुकेशन इंसान को जीने का तरीका सिखाती है। एजुकेशन इंसान को ये बताती है कि उसने सोसाइटी में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारना है और कैसे दूसरों के साथ मिलजुल कर रहना है। यानी एजुकेशन जो है वो सिर्फ नॉलेज देने का ज़रिया नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी को बेहतर बनाने का ज़रिया है। इसी वजह से एजुकेशन को अक्सर एजेंट ऑफ चेंज भी कहा जाता है। ठीक है। ये छोटी-छोटी सी जो बातें बीच में आ रही हैं, आप इनको ध्यान में रखें, ज़हन में रखें, क्योंकि ये एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट होती हैं। ठीक है। चलें, मैं बात कर रही थी कि इसी वजह से जो है एजुकेशन को अक्सर एजेंट ऑफ चेंज भी कहा जाता है, यानी एजुकेशन सोसाइटी में पॉजिटिव तब्दीली लाने का ज़रिया बनती है। ठीक है। इन सिंपल वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि एजुकेशन जो है वो एक सोशल चेंज एजेंट है, जो सोसाइटी को बेहतर बनाने में अहम रोल जो है वो प्ले करता है। ठीक है। इसके बाद जो है ना, हम समझते हैं कि सोसाइटी का एजुकेशन पर क्या असर होता है। सही। अगर सोसाइटी अच्छी तरह स्ट्रक्चर्ड हो, यानी उसके पास क्लियर रूल्स, वैल्यूज और आइडियल्स हो, तो ये ऑटोमेटिकली एजुकेशन सिस्टम को भी इफेक्ट करती है। सोसाइटी की स्ट्रक्चर आम तौर पर रिलीजन, लाइफस्टाइल, फिलॉसफी, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी पर मबनी होती है। ये तमाम फैक्टर्स मिलकर सोसाइटी के आइडियल्स बनाते हैं, जो हर इंडिविजुअल की मदद करते हैं और पूरी सोसाइटी की तरक्की में हिस्सा लेते हैं। इसके अलावा सोसाइटी जो है वो जगह है जहाँ से एजुकेशनलिस्ट, एक्सपर्ट्स और साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो निकलते हैं। ठीक है। ये लोग सोसाइटी का हिस्सा होते हैं और अपनी नॉलेज और तजुर्बे की मदद से एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाते हैं। वो एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा प्रैक्टिकल, मॉडर्न और टेक्नोलॉजी बेस्ड बनाने में मदद करते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को बेहतर लर्निंग अपॉर्चुनिटीज जो है वो मिल सकें। यानी सोसाइटी में जो लोग रहते हैं वही फ्यूचर में टीचर्स, प्लानर्स और एजुकेशन एक्सपर्ट्स जो हैं वो बनते हैं और एजुकेशन सिस्टम को डेवलप करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल सिस्टम की। तो सोसाइटी का पॉलिटिक्स पर भी बहुत गहरा असर होता है। जो पॉलिटिकल लीडर होता है वो भी सोसाइटी का ही हिस्सा होता है। वो अपनी सोसाइटी के आइडियल्स को फॉलो करता है, जैसे डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, यूनिटी और इंटीग्रेशन। ये तमाम पॉलिटिकल वैल्यूज एजुकेशन सिस्टम पर भी असर डालती हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि एजुकेशन अक्सर गवर्नमेंट के अंडर होती है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो हैं वो एजुकेशन सिस्टम को कंट्रोल कर रही होती हैं। इसका मतलब ये है कि जब कोई इंडिविजुअल सोसाइटी का हिस्सा होता है तो वो किसी ना किसी तरीके से एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करता है, चाहे वो टीचर हो, लीडर हो या एक आम शहरी हो। हर शख्स सोसाइटी का हिस्सा होने की वजह से एजुकेशन सिस्टम पर असर डाल रहा होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि एजुकेशन और सोसाइटी का रिश्ता बहुत गहरा और मजबूत होता है और दोनों एक दूसरे की तरक्की के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 3 की तरफ, जो कि है कंपैरिजन बिटवीन सोसाइटी एंड कम्युनिटी। पिछले टॉपिक्स में हमने सोसाइटी और कम्युनिटी की डेफिनेशंस को अलग अलग समझा था, लेकिन अब जो है हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे ताकि आपको इनका डिफरेंस जो है वो क्लियरली समझ आ सके। सबसे पहले एक बेसिक बात समझना ज़रूरी है कि सोसाइटी और कम्युनिटी का जो बुनियादी फ़र्क है ना, जो बुनियादी बेसिक डिफरेंस है, वो पार्ट और होल इसका फ़र्क है। सही है। यानी कम्युनिटी सोसाइटी का एक हिस्सा होती है, ठीक है, एक पार्ट होती है, जबकि सोसाइटी पूरा निज़ाम यानी कि होल होती है। समझ गए हम कि कम्युनिटी एक पार्ट है जबकि सोसाइटी जो है होल है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लिया था ना कि पाकिस्तान जो है वो एक सोसाइटी है, ठीक है, एक होल है, एक निज़ाम है ना पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान का एक मोहल्ला है, ठीक है, तो वो एक कम्युनिटी है। अगर हम सोसाइटी को एक बड़ा सर्कल समझें तो कम्युनिटी उस सर्कल के अंदर एक छोटा हिस्सा होती है। ठीक है। अगर हम सोसाइटी से कम्युनिटी को निकाल दें तो सोसाइटी अपनी कंप्लीटनेस खो देती है। ठीक है। क्योंकि सोसाइटी मुख्तलिफ कम्युनिटीज का मजमुआ होती है।
सही है। जैसे हमने बात की थी पाकिस्तान की, कि पाकिस्तान ना एक सोसाइटी है, एक होल है, एक निज़ाम है, ठीक है? और उसी पाकिस्तान के अंदर जो है डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है? तो तमाम कम्युनिटीज़ मिलकर एक सोसाइटी बना रही हैं। सही है, अगर ये कम्युनिटीज़ ना हो तो होल यानी कि सोसाइटी भी नहीं होगी, ठीक है? ये मोहल्ले, ये कम्युनिटीज़, ये इलाके ये ना हो तो पाकिस्तान भी नहीं होगा। सही है ना? ये आपको समझाने के लिए एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे रही हूँ इसे। ठीक है, तो ये जो है बेसिक डिफरेंस है सोसाइटी का और कम्युनिटी का। सही है। अब जो है हम कम्युनिटी और सोसाइटी के दरमियान जो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, इनके कंपैरिजन के हवाले से, इनके डिफरेंस के हवाले से वो समझते हैं। सबसे पहला फ़र्क आता है पॉपुलेशन के हवाले से। कम्युनिटी में पॉपुलेशन एक बहुत ज़रूरी कैरेक्टरिस्टिक होती है, यानी कम्युनिटी में लोगों का होना ज़रूरी है, चाहे उनके दरमियान कॉन्शियस रिलेशंस हों या ना हो। इसका मतलब ये है कि अगर एक इलाके में लोग रहते हैं तो वो एक कम्युनिटी बन सकती है, चाहे उनका आपस में ज़्यादा गहरा कनेक्शन ना भी हो। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सिर्फ पॉपुलेशन का होना काफ़ी नहीं होता। सोसाइटी में लोगों के दरमियान फीलिंग्स ऑफ वननेस होना, यानी एक दूसरे से जुड़ने का एहसास होना बहुत ज़रूरी है। यानी सोसाइटी में कॉन्शियस रिलेशंस यानी समझ कर बनाए गए ताल्लुकात सिर्फ लोगों की तादाद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सोसाइटी में लोग सिर्फ एक जगह रहते ही नहीं, बल्कि एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और बिलोंगिंग्स का एहसास भी रखते हैं। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या आ गया आपके पास? पॉपुलेशन का। अगला डिफरेंस जो है वो है नेचर और स्ट्रक्चर। कम्युनिटी अपनी नेचर में डिस्क्रीट होती है, यानी कम्युनिटी को हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक गांव या एक शहर या एक मोहल्ला एक क्लियर कम्युनिटी होती है जिसे हम आसानी से पहचान सकते हैं। इसकी बाउंड्रीज होती हैं और इसका एक क्लियर वजूद होता है। इसके मुकाबले में सोसाइटी की नेचर एब्स्ट्रैक्ट होती है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी को हम फिजिकली टच या क्लियरली देख नहीं सकते। सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट की तरह होती है जो लोगों के रिलेशनशिप्स, वैल्यूज और इंटरेक्शन पर मबनी होती है। यानी सोसाइटी एक नजरियाती चीज होती है, एक कॉन्सेप्चुअल चीज है जो लोगों के बिहेवियर और रिलेशन से मिलकर बनती है। ठीक है, जो थर्ड डिफरेंस है वो है एरिया या लोकेलिटी के हवाले से। तो कम्युनिटी के लिए जो है ना एरिया या जो लोकेलिटी है वो बहुत ज़रूरी होती है। यानी कम्युनिटी हमेशा किसी स्पेसिफिक जगह से रिलेटेड होती है। इसी वजह से कम्युनिटी का एक डिफाइंड शेप होता है। मिसाल के तौर पर एक गांव, एक शहर का स्पेसिफिक एरिया या एक नेबरहुड, ये सब कम्युनिटीज की एग्जांपल्स हैं जिनके पास एक क्लियर ज्योग्राफिकल लोकेशन होती है। लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करते हैं तो सोसाइटी के लिए किसी स्पेसिफिक एरिया का होना ज़रूरी नहीं होता। सोसाइटी एरिया लेस और शेप लेस होती है, यानी इसका कोई स्पेसिफिक शेप या बाउंड्री नहीं होती। सोसाइटी का कॉन्सेप्ट ज़्यादातर रिलेशंस और वैल्यूज पर मबनी होता है, ना कि सिर्फ जगह पर। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 4 की तरफ, और यहाँ पे हम इस कंपैरिजन को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंपैरिजन आ जाता है स्कोप और सेंटिमेंट्स के हवाले से। तो कम्युनिटी का स्कोप कंपैरेटिवली नैरो होता है, यानी कम्युनिटी का जो दायरा जो है वो छोटा होता है। कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं उनके दरमियान कम्युनिटी सेंटिमेंट्स यानी एक दूसरे के साथ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स और बिलोंगिंग्स का एहसास होता है। इसी वजह से कम्युनिटी में हेट्रोजेनिटी यानी मुख्तलिफ किस्म के लोगों का ज्यादा मिक्सचर नहीं होता है। सही है, अक्सर कम्युनिटी में लोगों की वैल्यूज, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल मिलते जुलते होते हैं। इसके मुकाबले में सोसाइटी का स्कोप बहुत वाइड होता है। सोसाइटी में हेट्रोजेनिटी होती है, यानी मुख्तलिफ बैकग्राउंड्स, कल्चर्स और सोच रखने वाले लोग एक ही सोसाइटी का हिस्सा हो सकते हैं। सोसाइटी का फील्ड इतना वाइड होता है कि यहाँ मुख्तलिफ किस्म के लोग, चाहे उनके दरमियान डिफरेंसेस या कॉन्फ्लिक्ट्स हो, फिर भी एक ही सोसाइटी में रह सकते हैं। यानी सोसाइटी मुख्तलिफ लोगों को अपने अंदर समाने की सलाहियत रखती है। ठीक है, इसके बाद हम स्कोप के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से डिफरेंस जो है वो समझते हैं। कम्युनिटी का स्कोप सोसाइटी से छोटा होता है और कहा जाता है कि कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट बाद में डेवलप हुआ, जबकि सोसाइटी का कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद था।
प्रिमिटिव या पुराने जमाने के लोग शायद कम्युनिटी की इम्पोर्टेंस को इतनी क्लियरली ना समझ सकते हो, लेकिन उन्होंने सोसाइटी की इम्पोर्टेंस को जरूर महसूस किया और उसका हिस्सा बनकर रहते थे। इसी वजह से हम कहते हैं कि सोसाइटी का जो स्कोप है वो कम्युनिटी से ज्यादा वाइड और कॉम्प्रिहेंसिव होता है। ठीक है। अब अगला जो फर्क है वो है कॉन्फ्लिक्ट और कॉपरेशन के हवाले से। कम्युनिटी में हर कोशिश की जाती है कि डिफरेंसेस और कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं उनको अवॉइड किया जाए। कम्युनिटी में लोग एक दूसरे के साथ कॉपरेशन और लाइकनेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, यानी कम्युनिटी में अक्सर लोग मिलजुल कर रहते हैं और डिफरेंसेस को कम से कम रखने की कोशिश करते हैं ताकि यूनिटी बनी रहे। इसके बाद सोसाइटी में लाइकनेस और कॉन्फ्लिक्ट्स दोनों एक साथ मौजूद हो सकते हैं। सोसाइटी का स्कोप इतना वाइड होता है कि यहाँ मुख्तलिफ ओपिनियंस और कॉन्फ्लिक्ट्स होना नेचुरल सी बात होती है, लेकिन सोसाइटी में एक खासियत ये होती है कि एडजस्टमेंट की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है, यानी सोसाइटी में लोग डिफरेंसेस होने के बावजूद एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर लेते हैं और सिस्टम को चलाते रहते हैं। ठीक है। अगर हम इन तमाम पॉइंट्स को समराइज करें तो हमें ये समझ आता है कि कम्युनिटी जो है वो ज्यादातर फिजिकल और स्पेसिफिक होती है, जबकि सोसाइटी ज्यादा कॉन्सेप्चुअल और वाइड होती है। कम्युनिटी एक स्पेसिफिक जगह और लोगों के ग्रुप तक महदूद होती है, जबकि सोसाइटी एक बड़ा निजाम होती है जो मुख्तलिफ कम्युनिटीज को अपने अंदर शामिल करती है। ठीक है। कम्युनिटी छोटी, लिमिटेड और ज्यादा यूनिफॉर्म होती है, जबकि सोसाइटी जो है वो बड़ी, वाइड और डाइवर्स होती है। कम्युनिटी में यूनिटी और लाइकनेस पर ज्यादा फोकस होता है, जबकि सोसाइटी में यूनिटी के साथ साथ डाइवर्सिटी और एडजस्टमेंट भी होती है। ठीक है जी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 5 की तरफ, जो कि है इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। इस टॉपिक में हम समझेंगे कि कम्युनिटी का एजुकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होना क्यों जरूरी है, और जब कम्युनिटी, पेरेंट्स और स्कूल मिलकर काम करते हैं तो स्टूडेंट्स पर क्या पॉजिटिव असरात जो हैं वो पड़ते हैं। सबसे पहले ये समझना यहाँ जरूरी है कि एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं होती, बल्कि ये स्कूल, पेरेंट्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी होती है। जब ये तमाम लोग मिलकर स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसको सपोर्ट करते हैं तो लर्निंग का प्रोसेस ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। यानी अगर सिर्फ टीचर मेहनत करे और घर या कम्युनिटी सपोर्ट ना कर रहे हो तो लर्निंग उतनी स्ट्रांग नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। ठीक है। एक रिसर्च और पॉलिसी ब्रीफ के मुताबिक ये देखा गया है कि जब स्कूल्स, पेरेंट्स, फैमिलीज और कम्युनिटीज ये सब मिलकर स्टूडेंट की लर्निंग में सपोर्ट करते हैं तो स्टूडेंट की जो परफॉर्मेंस है उसमें वाज़ेह बेहतरी आती है। ऐसे स्टूडेंट्स आमतौर पर ज्यादा अच्छे ग्रेड्स हासिल करते हैं, यानी उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस स्ट्रांग होती है। इसका रीजन यही होता है कि जब घर और कम्युनिटी दोनों तरफ से सपोर्ट मिलती है तो स्टूडेंट को लर्निंग की जो इम्पोर्टेंस है वो ज्यादा महसूस होती है, उसका ज्यादा एहसास होता है। ठीक है। इसके अलावा जब कम्युनिटी एजुकेशन में इन्वॉल्व होती है तो स्टूडेंट जो है वो स्कूल ज्यादा रेगुलरली अटेंड करते हैं, यानी उनकी अटेंडेंस जो है वो बेहतर होती है। जब पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स स्कूल एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, जैसे मीटिंग्स, इवेंट्स या एजुकेशनल प्रोग्राम्स, तो स्टूडेंट को भी मोटिवेशन मिलती है और वो स्कूल को सीरियस लेते हैं। सही है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का एक और इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट है वो ये होता है कि स्टूडेंट्स स्कूल में ज्यादा अरसे तक टिके रहते हैं, यानी वो स्कूल जल्दी नहीं छोड़ते। इसका मतलब ये है कि उनका ड्रॉप आउट रेट जो है ना वो कम हो जाता है। जब स्टूडेंट को हर तरफ से सपोर्ट मिलती है तो वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं। इसके साथ साथ जब कम्युनिटी का एजुकेशन में पॉजिटिव रोल होता है तो स्टूडेंट को हायर लेवल प्रोग्राम में एडमिशन लेने के ज्यादा चांसेस मिलते हैं, यानी वो सिर्फ बेसिक एजुकेशन पर नहीं रुकते फिर, बल्कि हायर स्टडीज और एडवांस प्रोग्राम्स की तरफ भी जाते हैं। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कम्युनिटी और फैमिली का सपोर्ट उनकी कॉन्फिडेंस और इंटरेस्ट को बढ़ाता है। अगर हम टीचर की नजर से देखें तो कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट टीचर के लिए भी हेल्पफुल होती है। जब पेरेंट्स और कम्युनिटी मेंबर्स टीचर के साथ कोऑपरेशन करते हैं तो टीचर को स्टूडेंट की नीड्स को समझने में आसानी होती है। इससे टीचर बेहतर प्लानिंग कर सकता है और स्टूडेंट्स को ज्यादा इफेक्टिव तरीके से गाइड कर सकता है।
इस टॉपिक को अगर मैं सिंपल वर्ड्स में समराइज करूं आपके लिए तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है एजुकेशन को स्ट्रांग बनाती है। जब स्कूल, पेरेंट्स और कम्युनिटी मिलकर काम करते हैं तो स्टूडेंट की लर्निंग, बिहेवियर और फ्यूचर ये सब बेहतर हो जाते हैं। इसीलिए हर एजुकेशन सिस्टम में कम्युनिटी का रोल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 6 की तरफ, जो कि है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट इज इम्पोर्टेंट इन एजुकेशन। पिछले टॉपिक में हमने कम्युनिटी की इन्वॉल्वमेंट की बेसिक इम्पोर्टेंस समझी थी और अब इस टॉपिक में हम मजीद डिटेल में ये समझेंगे कि कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो स्टूडेंट की लर्निंग, कॉन्फिडेंस और ओवरऑल डेवलपमेंट पर किस तरह पॉजिटिव असर डालता है। सबसे पहले यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि जब फैमिलीज और कम्युनिटी मेंबर्स स्टूडेंट की लर्निंग में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं तो स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस में जो है बहुत वाज़ेह बेहतरी आती है। जैसे हमने पहले भी बात की कि स्टूडेंट्स के मार्क्स और ग्रेड्स इंप्रूव होते हैं। इसकी वजह जो है वो ये होती है कि जब पेरेंट्स और कम्युनिटी दोनों तरफ से सपोर्ट मिलती है तो स्टूडेंट को महसूस होता है कि उसकी एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। इसी सपोर्ट की वजह से स्टूडेंट को एडवोकेट्स यानी उनके सपोर्टर्स मिल जाते हैं जो उनकी सक्सेस को प्रमोट करते हैं और उन्हें मोटिवेट करते रहते हैं। जब स्टूडेंट्स को पेरेंट्स और कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट मिलती है तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाता है। वो स्कूल में ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं और मुश्किल सब्जेक्ट्स या रिगरस क्लास वर्क यानी ज्यादा चैलेंजिंग काम को भी हिम्मत से मुकम्मल करने की कोशिश करते हैं। यानी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट जो है ना वो स्टूडेंट्स को सिर्फ एकेडमिकली ही नहीं बल्कि इमोशनली और मेंटली भी स्ट्रांग बनाती है। ठीक है, अब हम एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं जो है कम्युनिटी के एक्सपीरियंसेस का एजुकेशन में रोल। जब कम्युनिटी के लोग अपने फैक्ट्स, फीलिंग और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस जो है वो स्टूडेंट के साथ शेयर करते हैं तो स्टूडेंट्स को लर्निंग में बहुत ज्यादा मदद मिलती है, खास तौर पर जब स्टूडेंट प्रोजेक्ट वर्क लेते हैं। कम्युनिटी के लोग उन्हें रियल लाइफ एग्जांपल्स और प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। इससे स्टूडेंट की डीपर अंडरस्टैंडिंग यानी गहरी समझ जो है वो डेवलप होती है। इस तरह कम्युनिटी के लोग क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने में एक्टर का रोल प्ले करते हैं। यानी वो सिर्फ ऑब्जर्वर्स नहीं होते बल्कि एक्टिवली एजुकेशन सिस्टम को बेहतर बनाने में हिस्सा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर किसी कम्युनिटी में डॉक्टर, इंजीनियर या स्किल्ड वर्कर मौजूद हो तो वो स्कूल में आकर स्टूडेंट को अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत यूजफुल होता है। ठीक है, अब हम थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं जो कि है स्कूल, पेरेंट्स और कम्युनिटी की पार्टनरशिप। ये तीनों मिलकर स्टूडेंट की हेल्थ, वेलबींग और लर्निंग को प्रमोट करते हैं। जब ये पार्टनरशिप स्ट्रांग होती है तो रिसोर्सेज का बेहतर इस्तेमाल होता है। यानी स्कूल और कम्युनिटी अपने अवेलेबल रिसोर्सेज को शेयर करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को ज्यादा फैसिलिटीज और सपोर्ट मिलती है। इस पार्टनरशिप का एक और इम्पोर्टेंट फायदा ये होता है कि स्टूडेंट्स हेल्दी बिहेवियर सीखते हैं। जब कम्युनिटी और फैमिलीज एजुकेशन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं तो स्टूडेंट्स को हेल्दी लाइफस्टाइल, क्लीनलीनेस और पॉजिटिव हैबिट्स सीखने का मौका मिलता है। इससे सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज भी हेल्दी और अवेयर बनती हैं। ठीक है, अगर हम टॉपिक नंबर 6 को मजीद सिंपल वे में समराइज करें तो हम कह सकते हैं कि कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग, प्रैक्टिकल और इफेक्टिव बनाती है। जब फैमिलीज, स्कूल्स और कम्युनिटी एक टीम की तरह काम करते हैं तो स्टूडेंट्स की एकेडमिक परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस और हेल्थ और बिहेवियर सब में बेहतरी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 7 की तरफ जो कि है कम्युनिटी अफेक्ट्स एजुकेशन। ये टॉपिक खास तौर पर टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे सिर्फ स्कूल से ही नहीं बल्कि अपनी कम्युनिटी से भी बहुत कुछ सीखते हैं। कम्युनिटी में सिर्फ एडल्ट ही नहीं बल्कि पीयर्स जो बच्चों के दोस्त होते हैं, ठीक है, और हम उम्र बच्चे होते हैं वो भी शामिल हैं। जब बच्चे अपने आसपास के लोगों को देखते हैं तो वो उनके बिहेवियर्स, उनके आदत और बोलचाल को ऑब्जर्व करते हैं और स्लोली फिर उन्हीं चीजों को अडॉप्ट
भी करने लगते हैं। यानी बच्चों की लर्निंग जो है वो सिर्फ क्लासरूम तक महदूद नहीं रहती, बल्कि उनकी कम्युनिटी भी उनकी लर्निंग का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होती है। इसका मतलब ये है कि कम्युनिटी के लोग बच्चों के रोल मॉडल्स बन जाते हैं। अगर कम्युनिटी के लोग पॉजिटिव बिहेवियर जैसे रेस्पेक्ट, ऑनेस्टी एंड कोऑपरेशन दिखाते हैं, तो बच्चे भी यही पॉजिटिव जो आदतें हैं ये सीखते हैं। लेकिन अगर कम्युनिटी का बिहेवियर नेगेटिव हो, जैसे झगड़ा, बदतमीजी या डिसिप्लिन की कमी, तो बच्चे भी उन्हीं नेगेटिव आदतों को सीख सकते हैं। इसीलिए कम्युनिटी का बिहेवियर बच्चों की पर्सनालिटी और लर्निंग पर सीधा असर डालता है। अब हम कम्युनिटी क्लाइमेट की बात करते हैं। कम्युनिटी का क्लाइमेट असल में उस कम्युनिटी का ओवरऑल माहौल और एनवायरनमेंट होता है। यानी वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, कैसे बात करते हैं और किस तरह एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ये सब मिलकर कम्युनिटी का क्लाइमेट बनाते हैं। कम्युनिटी के लोगों का बिहेवियर ही उस क्लाइमेट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर कम्युनिटी का क्लाइमेट फ्रेंडली और सपोर्टिव हो, तो बच्चों की लर्निंग भी ज्यादा इफेक्टिव होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि कम्युनिटी एनवायरनमेंट बच्चों की बेटर लर्निंग के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर कम्युनिटी का एनवायरनमेंट सेफ, क्लीन और पॉजिटिव और सपोर्टिव हो, तो बच्चे ज्यादा फोकस के साथ सीख सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी कम्युनिटी में लाइब्रेरीज, पार्क्स और लर्निंग फ्रेंडली प्लेसेस मौजूद हों, तो बच्चों को लर्निंग के ज्यादा मौके मिलते हैं। ठीक है। इसके बरअक्स अगर कम्युनिटी का एनवायरनमेंट नेगेटिव हो, जैसे शोर शराबा, नॉइज, कॉन्फ्लिक्ट्स या अनसेफ सराउंडिंग्स, तो बच्चों की लर्निंग पर नेगेटिव असर पड़ सकता है। वो अपनी स्टडीज पर प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट होती है। इसीलिए कम्युनिटी का पॉजिटिव एनवायरनमेंट बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 8 की तरफ, जो कि है एग्जांपल्स ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। यानी कम्युनिटी असल जिंदगी में किस तरह एजुकेशन और सोसाइटी को सपोर्ट करता है। ठीक है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट एक ऐसी पावर होती है जो पॉजिटिव और मेजरेबल चेंजेस ला सकती है। इसका मतलब ये है कि जब कम्युनिटी एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, तो उसका असर क्लियरली नजर आता है, चाहे वो स्कूल की इंप्रूवमेंट हो या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में बेहतरी हो। कम्युनिटी सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि स्कूल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए भी सपोर्ट का जरिया बनती है। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की एक कॉमन जो एग्जांपल है, इन काइंड डोनेशंस होती है। इन काइंड डोनेशंस का मतलब होता है चीजों की सूरत में मदद करना, जैसे बुक्स, यूनिफॉर्म, फर्नीचर, स्टेशनरी या कंप्यूटर्स प्रोवाइड करना। ये चीजें स्कूल के लिए बहुत हेल्पफुल होती है, खास तौर पर उन स्कूल्स के लिए जहां रिसोर्सेज कम होते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल डोनेशंस भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। कुछ लोग या ऑर्गेनाइजेशंस स्कूल्स को पैसे की सूरत में मदद देते हैं, जिससे स्कूल अपनी फैसिलिटीज इंप्रूव कर सकता है, नए क्लासरूम्स बना सकता है या लर्निंग मटेरियल जो है वो परचेज कर सकता है। ठीक है। एक और एग्जाम्पल जो है वो एम्प्लॉय वॉलंटियर डेज की होती है। इसका मतलब है कि कम्युनिटी या किसी कंपनी के एम्प्लॉयज अपना वक्त निकाल कर वॉलंटियर की तरह स्कूल में मदद करते हैं। वो स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं, स्कूल एक्टिविटीज में हिस्सा ले सकते हैं या स्कूल की मेंटेनेंस में हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ एंड्यूरिंग नॉन प्रॉफिट पार्टनरशिप्स भी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल है। यानी स्कूल्स और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाते हैं, जिससे एजुकेशन सिस्टम को लगातार सपोर्ट मिलता रहता है। ये पार्टनरशिप स्कूल्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ले जाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 9 की तरफ, जो कि है द कम्युनिटी इम्प्रूव्स एजुकेशन। इस टॉपिक में हम उन मुख्तलिफ तरीकों को समझेंगे जिनके जरिए कम्युनिटी एजुकेशन की डिलीवरी को बेहतर बना सकती है। ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है एडवोकेटिंग एनरोलमेंट और एजुकेशन बेनिफिट्स को प्रमोट करना। इसका मतलब है कम्युनिटी लोगों को एनकरेज करती है कि वो अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवाएं और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को समझें। जब कम्युनिटी एजुकेशन की इंपॉर्टेंस को प्रमोट करती है, तो ज्यादा बच्चे स्कूल में एनरोल होते हैं और लिटरेसी रेट जो है वो
बढ़ता है। दूसरा इंपॉर्टेंट तरीका है स्कूल स्टाफ का मोरल बूस्ट करना। कम्युनिटी जब टीचर्स और स्कूल स्टाफ को अप्रिशिएट करती है और उनकी मेहनत को रिकग्नाइज करती है तो उनका कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन जो है वो बढ़ता है। जब टीचर्स मोटिवेटेड होते हैं तो वो स्टूडेंट्स को ज्यादा डेडिकेशन के साथ पढ़ाते हैं, जिसका पॉजिटिव असर स्टूडेंट की लर्निंग पर पड़ता है। तीसरा तरीका है स्कूल्स के लिए फंड्स रेज करना। कम्युनिटी फंड रेजिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज कर सकती है जिससे स्कूल को फाइनेंशियल सपोर्ट मिलती है। इस पैसे की मदद से स्कूल अपनी फैसिलिटीज इंप्रूव कर सकता है, नए क्लासरूम बना सकता है या मॉडर्न इक्विपमेंट जो है वो परचेज कर सकता है। ठीक है। फोर्थ जो तरीका है वो है स्टूडेंट की रेगुलर अटेंडेंस और कंप्लीशन को इंश्योर करना। कम्युनिटी पेरेंट्स को मोटिवेट करती है कि वो बच्चों को रेगुलरली स्कूल भेजें और उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवाएं। जब कम्युनिटी एक्टिवली मॉनिटरिंग करती है तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो कम हो जाता है और स्टूडेंट्स अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। फिफ्थ जो तरीका है वो है स्कूल की कंस्ट्रक्शन, रिपेयरिंग और इम्प्रूवमेंट में मदद करना। कम्युनिटी के लोग मिलकर स्कूल बिल्डिंग्स को रिपेयर कर सकते हैं, नए रूम्स बना सकते हैं और स्कूल का एनवायरनमेंट बेहतर बना सकते हैं। ये तमाम एफर्ट्स एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हैं। ठीक है, यानी क्या कि कम्युनिटी का एक्टिव रोल एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और सस्टेनेबल बनाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 10 की तरफ और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेसन का। आई होप कि तमाम टॉपिक्स आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रिमाइंड कराते चलूं कि अगर चैनल आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि फोर्थ सेमेस्टर के भी तमाम जो लेक्चर्स हैं और जो इम्पोर्टेंट MCQs क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी तो वो आप तक टाइमली पहुंचते रहे। उसके लिए आपका चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना लाजमी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 10 की तरफ जो कि है इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। ये टॉपिक हमें ये समझाता है कि कम्युनिटी सर्विस और वॉलंटियरिंग का इंडिविजुअल और सोसाइटी पर क्या पॉजिटिव असर होता है। ठीक है, वॉलंटियरिंग या कम्युनिटी सर्विस इंसान को अपनी कम्युनिटी के ज्यादा करीब ला देती है। जब कोई शख्स कम्युनिटी सर्विस में हिस्सा लेता है तो वो अपने आसपास के लोगों और उनकी प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से समझने लगता है। यानी कम्युनिटी सर्विस इंसान और कम्युनिटी के दरमियान स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाती है। कम्युनिटी सर्विस का एक और इम्पोर्टेंट जो फायदा है वो ये है कि इंसान के हॉरिजॉन्स को ब्रॉडन करती है। हॉरिजॉन ब्रॉडन होने का मतलब होता है कि इंसान की सोच और समझ का दायरा जो है वो बढ़ाता है। जब कोई शख्स कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स में काम करता है तो वो सोसाइटी की नीड्स और प्रॉब्लम्स को करीब से देख सकता है। इससे उसकी अवेयरनेस बढ़ती है और वो सोसाइटी के लिए ज्यादा रिस्पॉन्सिबल फील करता है। इसके अलावा जब लोग कम्युनिटी सर्विस में पार्टिसिपेट करते हैं तो वो पॉपुलेशन की नीड्स को समझते हैं, यानी लोगों को किस किस्म की मदद की जरूरत है और कौन से प्रोजेक्ट्स उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग उन्हें फ्यूचर में बेटर प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग में मदद देती है। ठीक है जी, इस तरह आज हमने लेसन 1 इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी, कम्युनिटी एंड एजुकेशन के तमाम टॉपिक्स को डिटेल में समझा। हमने सोसाइटी, कम्युनिटी और एजुकेशन की डेफिनेशंस, उनका रिलेशनशिप और कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट की इंपॉर्टेंस को जो है वो डिटेल में डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको ये तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियरली समझ आ गए होंगे। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लेसन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे जहां हम नए कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। अगर आपके कोई सवालात हो, कोई क्वेश्चन, कोई डाउट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करना हरगिज ना भूलिएगा और मेरे लेक्चर्स को अपने फेलो स्टूडेंट के साथ डिफरेंट वर्चुअल यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स में जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंच सके और वो इनसे फायदा हासिल कर सकें। मैं इंशाअल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ जल्द हाजिर होंगे। तब तक आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।